हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंसेज विद पाठक सर। अभी तक हम लोगों ने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन को रिवाइज किया। ये रिवीजन का पार्ट 2 है। ठीक है, इस पार्ट में हम देखेंगे लैंड रिसोर्स। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि हमने पढ़ा कि एनीथिंग दैट प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एंड यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड आर कॉल्ड रिसोर्स। मतलब ये चाक जो है ये भी रिसोर्स है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सोचने वाली बात यह है कि हम इसमें लैंड रिसोर्स का ही एग्जाम्पल क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि लैंड ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हमें घर बनाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए भी हमें लैंड चाहिए। अगर हमें इंस्टीट्यूशन फार्म करने तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें लैंड चाहिए। तो लैंड जो है वो मोस्ट इसेंशियल रिसोर्स है ह्यूमन के लिए। इसीलिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे लैंड एज रिसोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया की। मतलब इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं कि इंडिया क्या है, वो एक डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स है वहाँ का लैंड फॉर्म क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है वो है 32,80,000 स्क्वायर। इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो है 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो मेजरमेंट है वो 93% एरिया का ही है, क्योंकि कुछ ऐसे भी रीजन है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में, जो कि क्या है, जिसको सर्वे इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड है उसका जो फिजिकल, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मीन्स उसका फॉर्म क्या है। ठीक है, तो उसमें 43% जो रीजन है वो प्लेन है। प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्दर्न प्लेन जो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। तो 43% जो टोटल एरिया है आप जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का वो प्लेन है। 27% जो पार्ट है वो प्लेटिव्स है, और जो 30% जो है वो माउंटेन्स है। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल लैंड एरिया है इंडिया का वो जो है डिवाइड, वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है परमानेंट पेस्चर लैंड, मतलब कुछ घास के मैदान होते हैं, वो हमेशा जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिए गए होते हैं। जो सेकेंड होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। कुछ ऐसे भी पीस ऑफ लैंड है जिसपे क्या किया गया है, बहुत सारे पेड़ों को प्लांट कर दिया गया है, उस पे क्रॉप्स नहीं उगाए जाते हैं। थर्ड जो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कुछ ऐसे लैंड पीस हैं जो पिछले 5 सालों से एग्रीकल्चर में यूज नहीं किए गए। ऐसे जो लैंड होते हैं उनसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है करंट फेलो लैंड, मतलब जो लैंड पीस जिसपे 1 या लेस देन 1 ईयर कोई क्रॉप उगाया नहीं गया उसे हम करंट फेलो लैंड कहते हैं। दूसरा जो होता है अदर देन करंट फेलो लैंड। अदर देन करंट फेलो लैंड वो होते हैं जिसपे 1 साल से 5 साल के बीच में कोई क्रॉप्स उगाया नहीं गया। नेक्स्ट जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के बारे में हमने आपको बताया था कि टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स, पूरे लैंड पीस पे जितने एरिया पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसे बोला जाता है नेट सोन एरिया। अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो इंडिया में नेट सोन एरिया वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में 80% रीजन जो है वो क्या है, वो नेट सोन एरिया है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ 10% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है। तो ऐसी डाइवर्सिटी इंडिया में देखने के लिए मिलती है। और इसका रीजन क्या है, फिजिकल डिविजन। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है, वहाँ पे प्लेन्स नहीं है, तो वहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहाँ नेट सोन एरिया क्या है, 10% है। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ पे क्या है, नदियां हैं, वहाँ पे प्लेन्स है, फ्लैट लैंड है, और वहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो नेट सोन एरिया में डिफरेंस हम देख सकते हैं। एक बार और याद करेंगे, टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स इज नोन एज नेट सोन एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गई नेट सोन एरिया की बात। अगला हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, डिग्रेडेशन मीन्स होता है रिडक्शन इन फर्टिलिटी।
जब जो लैंड होता है उसका फर्टिलिटी क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, वो नेचुरली या फिजिकली उसकी क्वालिटी जो होती है डिग्रेड होने लगती है, उसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो कह रहे कि इंडिया में जो है वो लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे अलग अलग जो रीजन्स है वहाँ लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कारण है। जैसे कि अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। ज्यादा इरिगेशन किया जाता है तो क्या होता है, इरोशन होता है, और इरोशन से लैंड की फर्टिलिटी चली जाती है। अगर दूसरा हम रीजन बात करें लैंड डिग्रेडेशन का, वो है ओवर ग्रेजिंग। राजस्थान और गुजरात ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। तीसरा लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है ओवर माइनिंग। उड़ीसा और झारखंड जैसे रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जो मिनरल्स में बहुत ही रिच हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वहां पे ओवर माइनिंग होती है, जिसके कारण कंटिन्यूअसली जो है लैंड जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि लैंड क्या है, लैंड इज नेचुरली रिन्यूएबल रिसोर्स। वो रिन्यू होता है लेकिन नेचुरली प्रोसेस से 1 इंच मिट्टी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर लैंड ही डिग्रेड हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि लैंड डिग्रेडेशन से अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे द स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। अगर लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है या लैंड को कंजर्व करना है तो मेनली हम 3 स्टेप्स अगर उठाते हैं तो लैंड के डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। पहला क्या है, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग। जो ओवर माइनिंग हो रहा है या ओवर इरिगेशन हो रहा है और या ओवर माइनिंग हो रहा है, अगर इन्हें हम कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से हम यूज करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दूसरा जो है वो है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर हम लार्ज स्केल पे ट्रीज को प्लांट करते हैं तो हम लैंड डिग्रेडेशन को के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे जो रीजन है वेस्टलैंड है, वहां पे अगर हम प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो वहां पे भी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम वेस्टलैंड का मैनेजमेंट करते हैं, वहां जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लैंड रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते। आगे हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो इंडिया में 5 कैटेगरीज में लैंड यूटिलाइज किया जाता है। फर्स्ट जो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कुछ ऐसे रीजन है जो हमेशा फॉरेस्ट से कवर रहते हैं। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ ऐसे लैंड है जिसपे एग्रीकल्चर नहीं होती है। वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड वो लैंड्स होते हैं जिसपे हम क्रॉप्स को नहीं उगा सकते हैं। और दूसरा होता है लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चरल यूज। कुछ ऐसे लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे उस पे हमने घर बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं, फैक्ट्री बना रखी है। थर्ड जो है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अनकल्टिवेटेड लैंड वो होते हैं जो परमानेंट पेस्चर, घास के मैदान है, उस पे खेती तो हो सकती है लेकिन वो परमानेंट पेस्चर है, इसलिए थर्ड जो है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है परमानेंट पेस्चर लैंड, मतलब कुछ घास के मैदान होते हैं, वो हमेशा जानवरों को चराने के लिए छोड़ दिए गए होते हैं। जो सेकेंड होता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। कुछ ऐसे भी पीस ऑफ लैंड है जिसपे क्या किया गया है, बहुत सारे पेड़ों को प्लांट कर दिया गया है, उस पे क्रॉप्स नहीं उगाए जाते हैं। थर्ड जो है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कुछ ऐसे लैंड पीस हैं जो पिछले 5 सालों से एग्रीकल्चर में यूज नहीं किए गए। ऐसे जो लैंड होते हैं उनसे कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं फेलो लैंड। फेलो लैंड जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है करंट फेलो लैंड, मतलब जो लैंड पीस जिसपे 1 या लेस देन 1 ईयर कोई क्रॉप उगाया नहीं गया उसे हम करंट फेलो लैंड कहते हैं। दूसरा जो होता है अदर देन करंट फेलो लैंड। अदर देन करंट फेलो लैंड वो होते हैं जिसपे 1 साल से 5 साल के बीच में कोई क्रॉप्स उगाया नहीं गया।
नेक्स्ट जो एरिया है उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया के बारे में हमने आपको बताया था कि टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स, पूरे लैंड पीस पे जितने एरिया पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है उसे बोला जाता है नेट सोन एरिया। अगर हम नेट सोन एरिया की बात करें तो इंडिया में नेट सोन एरिया वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पाया जाता है। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में 80% रीजन जो है वो क्या है, वो नेट सोन एरिया है। और अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां 10% एरिया जो है वो नेट सोन एरिया है। तो ऐसी डायवर्सिटी इंडिया में देखने के लिए मिलती है। और इसका रीजन क्या है, फिजिकल डिविजन। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ है, वहां पे प्लेन्स नहीं है, तो वहां एग्रीकल्चर ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहां नेट सोन एरिया क्या है 10% है। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहां पे क्या है, नदियां हैं, वहां पे प्लेन्स है, फ्लैट लैंड है और वहां पे बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो नेट सोन एरिया में डिफरेंस हम देख सकते हैं। एक बार और याद करेंगे, टोटल एरिया सोन विथ क्रॉप्स इज नोन एज नेट सोन एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गई नेट सोन एरिया की बात। अगला हम पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, डिग्रेडेशन मीन्स होता है रिडक्शन इन फर्टिलिटी। जब जो लैंड होता है उसका फर्टिलिटी क्या होने लगता है, लॉस होने लगता है, वो नेचुरली या फिजिकली उसकी क्वालिटी जो होती है डिग्रेड होने लगती है, उसे हम बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो कह रहे कि इंडिया में जो है वो लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे अलग अलग जो रीजन्स है वहां लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कारण है। जैसे कि अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो हरियाणा और पंजाब में जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो है ओवर इरिगेशन। ज्यादा इरिगेशन किया जाता है तो क्या होता है, इरोशन होता है, और इरोशन से लैंड की फर्टिलिटी चली जाती है। अगर दूसरा हम रीजन बात करें लैंड डिग्रेडेशन का, वो है ओवर ग्रेजिंग। राजस्थान और गुजरात ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होता जा रहा है। तीसरा लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है ओवर माइनिंग। उड़ीसा और झारखंड जैसे रीजन्स ऐसे रीजन्स हैं जो मिनरल्स में बहुत ही रिच हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वहां पे ओवर माइनिंग होती है, जिसके कारण कंटिन्यूअसली जो है लैंड जो है वो डिग्रेड होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि लैंड क्या है, लैंड इज नेचुरली रिन्यूएबल रिसोर्स। वो रिन्यू होता है लेकिन नेचुरली प्रोसेस से 1 इंच मिट्टी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर लैंड ही डिग्रेड हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि लैंड डिग्रेडेशन से अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे द स्टेप्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। अगर लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल करना है या लैंड को कंजर्व करना है तो मेनली हम 3 स्टेप्स अगर उठाते हैं तो लैंड के डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। पहला क्या है, कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग। जो ओवर माइनिंग हो रहा है या ओवर इरिगेशन हो रहा है और या ओवर माइनिंग हो रहा है, अगर इन्हें हम कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से हम यूज करते हैं तो लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। दूसरा जो है वो है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मीन्स क्या होता है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, अगर हम लार्ज स्केल पे ट्रीज को प्लांट करते हैं तो हम लैंड डिग्रेडेशन को के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तीसरा जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे जो रीजन है वेस्टलैंड है, वहां पे अगर हम प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो वहां पे भी क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम वेस्टलैंड का मैनेजमेंट करते हैं, वहां जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लैंड रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं सॉइल इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है वो क्या है, वो रिन्यूएबल नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। मीन्स वो नेचुरल प्रोसेस से क्या होता है, रिन्यू होता है। सपोर्ट लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको सपोर्ट करता है, जिनके लाइफ को सपोर्ट करता है, और इसीलिए उसे बोला जाता है लिविंग सिस्टम। सॉइल को लिविंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सॉइल की क्लासिफिकेशन की, तो सॉइल जो है
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। सॉइल जो है फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन से क्या होते हैं, उनके बेसिस पे डिवाइड होते हैं। और सॉइल जो है वो क्या है, डिग्रेडेबल रिसोर्स है। मीन्स डिग्रेड मीन्स इसकी क्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस भी हो सकती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सॉइल जो होता है वो मेनली 6 टाइप का होते हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो ये 6 टाइप वन बाय वन इन सॉइल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल के बारे में, तो एलुवियल सॉइल मोस्ट वाइडली स्प्रेड। इंडिया में मोस्ट पार्ट जो है वो एलुवियल सॉइल पाया जाता है। जैसे जानते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो टोटली एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बांगर और खादर। ठीक है, और जो एलुवियल सॉइल होते हैं इसमें फास्फोरस, लाइम और पोटास जैसे केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, जिसके वजह से वो शुगर केन, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में यूजफुल होता है। दूसरे अगर हम सॉइल की बात करें तो वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होता है वो अपने कलर में ब्लैक होता है। इसे रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है और मेनली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाते हैं। थर्ड जो सॉइल का टाइप है वो है रेड एंड येलो सॉइल। ये जो रेड एंड येलो सॉइल होता है उसमें इग्नियस रॉक के क्रिस्टलाइन पाए जाते हैं। ठीक है, और इससे लेस रेनफॉल की जरूरत होती है, मतलब कम बारिश में भी रेड एंड येलो सॉइल में प्रोडक्शन किया जा सकता है। मेनली रेड एंड येलो सॉइल जो होता है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रीजन्स में पाया। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल नीड हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की जरूरत होती है। लेटराइट सॉइल जो होता है वो कॉफी और टी के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। मेनली जो लेटराइट सॉइल है वो तमिलनाडु, केरल और असम में पाया जाता है। अगला जो सॉइल का टाइप है उसे बोलते हैं एरिड सॉइल। अगर हम एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल जो होता है वो रेडिश इन कलर, वो रेडिश कलर का होता है। अगर हम एरिड सॉइल जो होता है वो सेलाइन होता है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन की व्यवस्था करते हैं तो एरिड सॉइल में भी क्रॉप्स को उगाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। फॉरेस्ट सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट होता है। मेनली जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं वो रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम वैली साइड की बात करें तो वैली साइड में इनका टेक्सचर क्लेई होता है। अगर स्नो कवर्ड एरिया में अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल की तो ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉइल टाइप्स। एक हमने आपको बताया था प्रॉब्लम कि सॉइल क्या हो रहा है, डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है। तो सॉइल के डिप्लीशन का मेन रीजन क्या है? सॉइल के डिप्लीशन का मेन रीजन है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन मैंने आप लोगों को बताया था। सॉइल इरोशन रिफर टू द वेयरिंग अवे द फील्ड टॉप सॉइल। मीन्स वेयरिंग अवे द टॉप सॉइल ऑफ फील्ड इज नोन एज सॉइल इरोशन ड्यू टू नेचुरल एजेंट। विंड्स एंड वाटर्स के वजह से क्या होते हैं, सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है वो इरोड हो जाता है, जिसे हम सॉइल इरोशन के नाम से जानते हैं। और जो टॉप सॉइल होता है वो प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल इरोशन की बात करें तो सॉइल इरोशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं सीट इरोशन, दूसरा जो होता है वो होता है गली इरोशन। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि अगर सॉइल इरोशन होता रहा तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल रिसोर्स है वो डिप्लीट हो जाएगा। तो इसको कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अगर हमें सॉइल को प्रोटेक्शन करना है तो कुछ मेथड्स हैं, अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो सॉइल का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। फर्स्ट जो मेथड है उसको बोलते हैं काउंटर प्लाउजिंग। सेकेंड जो है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। थर्ड जो है वो शेल्टर बेल्ट। और इस तरीके से शेल्टर बेल्ट सेटअप करके, स्ट्रिप क्रॉपिंग करके और काउंटर प्लाउजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टॉपिक खत्म हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।